हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। आज का टॉपिक है पृथ्वी की गतियां, अध्याय 2। तो देखिए, पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। पहला है घूर्णन या दैनिक गति, दूसरा है परिक्रमण या वार्षिक गति। इन दोनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। घूर्णन या दैनिक गति क्या है? देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा में हमेशा घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष भूमध्य रेखीय तल के लंबवत रहता है और पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है। याद रखिएगा, पृथ्वी एक पूर्ण घूर्णन करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। यानी एग्जैक्ट अगर बात करें तो 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकंड का समय लेती है। यह अवधि एक दिन का निर्माण करती है। देखिए, अगर बात करें तो यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई न होती तो सर्वत्र दिन रात की अवधि एक समान होती। यानी हर जगह दिन और रात की जो अवधि है वो एक समान होती। अगर 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे की भी रात होती, अगर पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी हुई न होती तो। ठीक है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर न घूमती और सूर्य की परिक्रमा न करती तो पृथ्वी के एक गोलार्ध में हमेशा दिन, ठीक है, दिन बड़े होते और रातें छोटी होती। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर न घूमती, सूर्य की परिक्रमा न करती तो पृथ्वी के एक गोलार्ध में हमेशा दिन बड़े होता और रातें छोटी होती, और दूसरे गोलार्ध में सदैव रातें बड़ी होती और दिन छोटे होते। इसके विपरीत हो जाते। पृथ्वी के घूर्णन की जो गति है भूमध्य रेखा पर 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 60 डिग्री अक्षांश पर इसकी आधी और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है इसकी गति। ध्रुवों की ओर यह गति क्रमशः क्या होती है, कम होती जाती है। ज्वारीय घर्षण पृथ्वी के घूर्णन गति को कम कर देता है और इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि दिन की अवधि जो होता है 0.002 सेकंड प्रति शताब्दी के दर से बढ़ जाती है। पवन और समुद्री धाराओं में विक्षेपण, दैनिक ज्वार भाटा की स्थिति में परिवर्तन, ध्रुवों का चपटकार स्वरूप, भूमध्य रेखा का उभार तथा उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का गतिमान होना पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही संभव होते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो भी संभव है क्या है, पवन का चलना, समुद्री धाराओं में विक्षेपण होना, दैनिक ज्वार भाटा की स्थिति में परिवर्तन होना और ध्रुवों का चपटाकार स्वरूप होना, भूमध्य रेखा का उभार, ये सभी, और उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का गतिमान होना, ये सभी पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही संभव होती है, पॉसिबल होता है। याद रखिएगा, नक्षत्र दिवस किसे कहते हैं, क्या है? देखिए, एक मध्याय रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के लगातार 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। एक मध्याय रेखा के ऊपर, ठीक है, किसी निश्चित नक्षत्र के लगातार 2 बार, कितनी बार, 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह अवधि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड की होती है। सोलर डे क्या है, सौर दिवस किसे कहते हैं? तो किसी निश्चित मध्याय रेखा के ऊपर से सूर्य के 2 बार गुजरने की अवधि को सौर दिवस के नाम से जाना जाता है। किसी निश्चित मध्याय रेखा के ऊपर से सूर्य के 2 बार, कितनी बार, सूर्य के 2 बार गुजरने की जो अवधि होती है, इसको सौर दिवस या सोलर डे के नाम से जाना जाता है। जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी के द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस प्राप्त होता है और इसकी अवधि पूरे 24 घंटे की होती है, 24 आवर्स की होती है। देखिए, औसत सौर दिवस नक्षत्र दिवस से 3 मिनट 56 सेकंड बड़ा होता है। सौर दिवस नक्षत्र दिवस से 3 मिनट 56 सेकंड बड़ा होता है। इसका कारण है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर जब एक चक्कर पूरा करती है तो अपने अक्ष पर पूरब की स्थिति से जो है एक अंश आगे निकल जाती है और पृथ्वी की किसी निश्चित मध्याय रेखा को सूर्य के सम्मुख पुनः आने में कुछ अतिरिक्त समय लग जाता है। परिक्रमण या वार्षिक गति, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर, ठीक है, जियोइड पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में एक परिक्रमा पूर्ण करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर, मतलब कि
पूरा परिक्रमा करने में कितना समय लेती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। पृथ्वी के इस अंडाकार मार्ग को अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, भूकक्षा कहते हैं, और पृथ्वी के इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। देखिए पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जियोइड आकार में घूमती है। जो इसकी आकार है वो अंडाकार कक्ष में ये घूमती रहती है, अंडाकार है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य के दूरी परिवर्तित होती रहती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितना है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। एक समय पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरस्थ, एक समय ऐसा होता है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर बिंदु पर, और दूसरी समय ऐसा होता है कि सबसे निकट बिंदु पर स्थित होती है। तो सूर्य एक समय ऐसा आता है कि सबसे ज्यादा, मतलब कि बहुत ज्यादा दूरी पर पृथ्वी सूर्य से दूरी पर होता है, और एक समय ऐसा भी आता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है बहुत कम हो जाती है। उपसौर और अगर बात करें तो उपसौर और अपसौर, उपसौर और अपसौर क्या है? यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। जो उपसौर की घटना होती है 3 जनवरी की होती है, और जो अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई को। 3 जनवरी 4 जुलाई याद रखिएगा, 3-4। पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है, एक ऐसा समय आता है कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक आ जाती है, ठीक है, तो उस घटना को उपसौर कहते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है, तो इस घटना को अपसौर कहते हैं। सबसे निकट, अगर पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो इस घटना को उपसौर, और यह घटना 3 जनवरी को होती है। और जब सूर्य मतलब कि या पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो इस घटना को अपसौर कहते हैं, और ये जो घटना है वो 4 जुलाई को होती है। याद रखिएगा, उपसौर और अपसौर की घटना कब होती है, इंपॉर्टेंट है। देखिए उपसौर के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी 147 मिलियन किलोमीटर, और अपसौर के समय दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होती है। तो देख लीजिए, सूर्य है, पृथ्वी है। एक ऐसा समय आता है कि जो सूर्य है मतलब या पृथ्वी जो है, इन दोनों के बीच की दूरी काफी ज्यादा होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? अगर सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो इस घटना को अपसौर कहते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी निम्नतम होती है, कम होती है, इसको उपसौर बोलते हैं। याद रखिएगा, अपसौर और उपसौर के समय पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरियां भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, परंतु पृथ्वी के द्वारा प्राप्त सूर्य ताप पर इसका प्रभाव होता है। अपसौर की दशा में उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर होता है, और इस दशा में चूंकि दूरी अधिक होती है इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में पड़ने वाली गर्मी थोड़ा कम हो जाती है। देखिए ये है मतलब कि अपसौर की कंडीशन। उपसौर की क्या है कि उपसौर की दशा में कम दूरी के कारण दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है। अगर उपसौर की घटना अगर घटित होती है, यानी कि जो सन है, सन के नजदीक पृथ्वी आ जाएगा, तो इसका जो मतलब कि सूर्य ताप है या जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा मतलब कि पृथ्वी पर पड़ने लगेगा, इससे थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है उपसौर के घटना के दौरान। दिन रात का छोटा बड़ा होना, ये कैसे होता है? दिन रात का छोटा या बड़ा होना जो घटना है ये कैसे होता है? तो देखिए, विषुवत रेखीय भाग को छोड़कर जो विषुवतीय एरियाज हैं इनको छोड़ दिया जाए तो विश्व के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है, लेकिन विषुवतीय भाग में, विषुवतीय क्षेत्र में दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके अलावा सभी भागों में जो है विभिन्न ऋतुओं में दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। विषुवत रेखा पर सदैव दिन और रात की अवधि बराबर होती है, क्योंकि इसे प्रकाश वृत्त सदैव 2 बराबर भागों में बांटता है। विषुवत रेखा का आधा भाग प्रत्येक स्थिति में सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। पृथ्वी पर दिन और रात की जो स्थिति है इसके बारे में अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध 21 मार्च से 23 सितंबर के अवधि के दौरान सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहां दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। हम जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, नॉर्थ पोल की ओर बढ़ते जाते हैं, तो दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे मतलब इस समय अगर बात करें तो उत्तरी ध्रुव पर दिन की जो अवधि होती है 6 महीने की होती है, दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। इसके विपरीत मतलब हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध
23 सितंबर से 21 मार्च के अवधि के दौरान सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। और जैसे 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 ये दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ता है, दिन की अवधि भी बढ़ जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है, जबकि उत्तरी ध्रुव पर इस समय 6 महीने की रात होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें तो देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, फिगर को एक बार देख लीजिए, एनालिसिस कीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। पृथ्वी की अक्षीय झुकाव और जो गतियां हैं इस फिगर में दर्शाया गया है। ये आपका कर्क रेखा है, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये नीचे की तरफ जो है ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव ये वाला एरिया है, और ये कक्षा की मतलब कि घूमने की जो दिशा है इस तरह से घूम रहा है, कक्षा की दिशा है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये मकर रेखा है, ये क्या है, कर्क रेखा है। और ये आपका जो है ये है आपका पृथ्वी का अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री, और ये है उत्तरी चुंबकीय मतलब कि ध्रुव है। तो एक बार फिगर को एनालिसिस कर लीजिएगा। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? देखिए पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है बल्कि सूर्य की ये परिक्रमा भी करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती है। तो पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है, अपने धुरी पर घूमती है, बल्कि ये सूर्य की परिक्रमा भी करती है, चक्कर भी लगाती है। अतः पृथ्वी के सूर्य से सापेक्ष स्थिति बदलती रहती है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती है। इन अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन होते हैं। ऋतु परिवर्तन चक्र, ऋतु परिवर्तन का जो साइकिल है आप देख सकते हैं कैसे होता है। तो देखिए ये है आपका 23 सितंबर, और इधर है आपका 22 दिसंबर, ये 21 जून, और ये है 21 मार्च। देखिए ये जो है ये आपका बसंत ऋतु के समय, यानी यहाँ पे जो ऋतु होता है शरद ऋतु होता है। पृथ्वी की ये कक्षा है, ये वाला, ठीक है, पृथ्वी की एक कक्षा है। इस तरह से पृथ्वी जो है सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगा रही है, सन की। देखिए जैसे जैसे पृथ्वी इस तरह से घूमती है, यहाँ पे शरद ऋतु आ जाता है, बसंत ऋतु, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। पृथ्वी का ये कंडीशन है, ये पृथ्वी है। इसी तरह आगे बढ़ता है, यानी यहाँ पे 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है, ठीक है, हमेशा। इसके बाद जब आगे बढ़ता है, उत्तरी गोलार्ध में ऋतु परिवर्तन होता है, दक्षिण गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु होता है, ये नॉर्थ पोल हो जाता है, ये साउथ पोल हो जाता है। आगे बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, मकर रेखा, ये देखिए ये है मकर रेखा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, फिर क्या होता है कि ये जो होता है साउथ पोल हो जाता है, और ये घूमते घूमते इधर आ जाता है, नॉर्थ पोल आ जाता है। और ये जो साउथ पोल है यहाँ पे, यानी दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु, और जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे बसंत ऋतु का मौसम आ जाता है। और यहाँ पे 21 मार्च को जो होता है दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब पृथ्वी अपने मतलब कि आगे की ओर बढ़ता है अपने कक्षा में, तो 21 जून का समय जब आता है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु आ जाता है। तो देख सकते हैं आप कि उत्तरी गोलार्ध में इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए कक्ष तल से पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के अक्ष का उत्तरी भाग, यानी जो उत्तरी ध्रुव है, सूर्य की तरफ झुका होता है, और सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है। इस अवधि में क्या होता है कि दिन की अवधि लंबा हो जाता है। परिणाम स्वरूप की उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का मौसम आ जाता है, क्योंकि इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी और कम अवधि तक पड़ती है, कम समय के लिए पड़ती है। जब पृथ्वी के अक्ष का झुकाव इस प्रकार होता है कि उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर होता है, तो उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें सीधी न पड़कर तिरछी पड़ती है और कम अवधि के लिए पड़ती है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप यह होता है कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाती है, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ती है। इसलिए सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की जो स्थिति है इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, पहला जो स्थिति है 21 जून की, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती है, सीधा पड़ती है। 21 मार्च के बाद सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ, यानी ये जब उत्तरी गोलार्ध में स्थानांतरित होता है तो क्या होता है, उत्तरायण होने के साथ साथ उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि में भी वृद्धि होने लगती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो जाता है। 21 या 22 जून तक जो होता है सूर्य कर्क रेखा के लंबवत स्थिति में आ जाता है, और इस स्थिति को कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात्रि छोटी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है, और 21 जून के बाद 23 सितंबर तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होने लगती है।
22 दिसंबर की जो स्थिति है इसके बारे में अगर बात करें तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ओर और उत्तरी गोलार्ध में विपरीत दिशा में स्थित होती है। इस स्थिति को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को मकर संक्रांति या शीत अयनांत कहते हैं। इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी होती हैं। ठीक है, इस दौरान क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है तो ये होगा आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, और ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब या मतलब कि निम्न वायुदाब के कारण ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, इधर क्या होता है कि कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरणें होती है वो तिरछी पड़ती हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, इसीलिए इस समय उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है, हाई प्रेशर का। देखिए, सूर्य के दक्षिणायन होने या दक्षिणी गोलार्ध की ओर उन्मुख होने की जो प्रक्रिया है या दक्षिणी गोलार्ध में जाने की जो समय होता है 23 सितंबर के बाद प्रारंभ हो जाती है, जिसे दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थिति देखी जाती है। 22 दिसंबर के उपरांत 21 मार्च तक सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होता है तथा दक्षिणी गोलार्ध में धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति हो जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो 21 मार्च और 23 सितंबर की जो स्थितियां हैं, इस समय क्या होता है, तो इन दोनों स्थितियों में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। तो देखिए, विषुवत रेखा किसको बोलते हैं, ये हो जाएगा, देखिए अगर इस तरह होगा तो ये हो जाएगा विषुवत रेखा, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल, और ये जो बीच में बराबर बराबर भागों में अगर बांटता है जो रेखा पृथ्वी को, तो वो होता है विषुवत रेखा। तो इन दोनों ही कंडीशन या स्थितियों में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसीलिए इस समय सभी अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है और सर्वत्र दिन रात दोनों जो है इन दिन रात की जो अवधि है समान होती है, बराबर होती है। इन तिथियों में दिन और रात की अवधि के समान रहने और ऋतु की समानता के कारण इन दोनों स्थितियों को विषुवत या समरात दिन कहा जाता है, मतलब इक्विनॉक्स कहा जाता है। 21 मार्च की जो स्थिति है, 21 मार्च को क्या होता है कि बसंत विषुव एवं 23 सितंबर वाली स्थिति को शरद विषुव कहा जाता है। जब सूर्य अंडाकार कक्ष के सहारे वसंत विषुव या शरद विषुव की दिशा में होता है तो इसका दिक्पात शून्य होता है। इस समय पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात 12 घंटे के होते हैं। यदि पृथ्वी का अक्ष कक्ष तल के समकोण पर होता है तो पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होता है। प्रत्येक अक्षांश पर रहने वाले मनुष्य वर्ष भर, सालों भर एक ही प्रकार के ऋतु का अनुभव करते हैं, मौसम का अनुभव करते हैं। भूमध्य रेखा के आसपास के प्रदेश में हमेशा ग्रीष्म ऋतु और जो ध्रुव के पास जो मतलब के एरियाज हैं, यहाँ पे सदैव शीत ऋतु का अनुभव किया जाता है। उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन बसंत विषुव से प्रारंभ होता है और 6 महीने की रात शरद विषुव के साथ प्रारंभ होती है। ऐसी दशा दक्षिणी गोलार्ध में भी पाई जाती है। इसके बाद जो ज्वार भाटा है ये कैसे उत्पन्न होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ज्वार भाटा देखिए सागरीय जल की एक महत्वपूर्ण गति है। सागर में होने वाली एक एक्टिविटी है ज्वार भाटा, जिसके माध्यम से सागरों में जल स्तर की मात्रा जो है घटती बढ़ती रहती है। अतः क्या होता है कि सागर की इस गति के कारण उसके जल के स्तर में सदैव परिवर्तन होता रहता है। और ज्वार भाटा कब आता है तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल होते हैं, सागर के जो जल होते हैं, इनके ऊपर उठने या आगे यानी तट की ओर बढ़ने की जो अवस्था होता है ज्वार, और जल के नीचे उतरने या पीछे सागर यानी जो जल होता है पीछे की ओर हटने या लौटने की अवस्था को जो है भाटा कहते हैं। तो आप देखिएगा अगर जो समुद्र के जल होते हैं ये ऊपर की तरफ उठते हैं इस तरह से ये ऊपर उठने वाले जो जल होते हैं, और जब तट की ओर ये जल आगे बढ़ते हैं ऊपर उठते हुए तो इनको क्या बोलते हैं, ज्वार कहते हैं। और जब पीछे की ओर जब ये पानी इधर बढ़ जाते हैं तो ये पानी कुछ समय के बाद ये पीछे भी हटते हैं और ये मतलब कि डाउन लेवल से होकर पीछे हटते हैं, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, भाटा कहते हैं। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। विभिन्न स्थानों पर ज्वार भाटा की ऊंचाइयों में पर्याप्त भिन्नता होती है।
जाहिर सी बात है कि जैसा ज्वार भाटा की जो गति होगी उनकी ऊंचाइयों में अंतर आता जाएगा। जो सागर में जल की गहराई, सागरीय तट की रूपरेखा और सागर के खुले या बंद होने पर भी ये आधारित होती हैं। देखिए, सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है, जो सन है वो मून से बहुत बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है। लेकिन पृथ्वी पर सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दोगुना है। सूर्य देखिए पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी पर है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी से नजदीक है। इसी कारण पृथ्वी पर सूर्य की अपेक्षा जो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है वो क्या होता है, इसका प्रभाव जो होता है दोगुना होता है। इसके कारण सूर्य का चंद्रमा के तुलना में पृथ्वी से अधिक दूर होना होता है। मैंने पहले बता रखा है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर दो बार जो है ज्वार और भाटा आता है। 2 बार ज्वार आएगा, 2 बार भाटा आता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, देखिए याद रखिएगा, जब सूर्य, मान लीजिए फिगर को एक बार देखिएगा, मान लीजिए ये सन है, क्या है, ये सन है, सूर्य है। और ये मान लीजिए ये जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये हो जाएगा, मान लीजिए ये अर्थ हो जाएगा और ये आपका मून हो जाएगा। ये तीनों जो होते हैं एक सीधी रेखा में अगर आ जाते हैं तो यह स्थिति युति, वियुति या जो है सिजगी कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, सिजगी या युति वियुति। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक साथ एक सीधी रेखा में आते हैं तो इस कंडीशन को, इस स्थिति को युति वियुति या सिजगी कहते हैं। सिजगी की स्थिति पूर्णमासी या अमावस्या को उत्पन्न होती है। इस समय उनकी सम्मिलित आकर्षण शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार या बृहत ज्वार जो है आता है या इसका अनुभव किया जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं, फिगर के माध्यम से चीजों को स्पष्ट समझ सकते हैं। ये आपका पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है, इधर ये राजस्थान है, ठीक है, ये कच्छ की खाड़ी है, ये गुजरात है, इधर खंभात की खाड़ी है, ये महाराष्ट्र का एरिया है। यहाँ पे ये जो है ये ओखा तट है, कच्छ के खाड़ी में ओखा तट है। यहां पर भारत का सबसे ऊंचा ज्वार यानी 2.7 मीटर आता है। सबसे ज्यादा जो ज्वार आता है, ऊंचा ज्वार आता है, वो ओखा तट पर आता है। ये कहां पर है, ओखा तट गुजरात में है। ये देखिए, ये है आपका कनाडा, ये सेंट जॉन नदी और इधर है फंडी की खाड़ी। अगर आप फिगर को देखिएगा, मैप को निकालिएगा तो वहां पे आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ये हैलिफैक्स और ये नोवा स्कोशिया, ये है अमेरिका। देखिए ये जो एरिया है, इसको विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कितना, 15 से 18 मीटर ऊंचा, कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ये फंडी की खाड़ी जो है, यहां पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, ठीक है। ये कहां पर है, लोकेशन याद रखिएगा। ये दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंग्लिश चैनल है नीचे, यहां पे इंग्लिश चैनल के ऊपर आइसलैंड ऑफ व्हीट है। ये जो एरिया है इसको देखिएगा, ये इधर इचे नदी है, ये हम्बल नदी है, ये पोर्ट्समाउथ बंदरगाह है, ये लैंगस्टोन बंदरगाह है। ये आपका इधर इंग्लैंड है, ये टेम्स नदी है, और यहां पे है साउथहैम्पटन। यहां पर दिन में 4 बार ज्वार और भाटा आते हैं। 4 बार ज्वार आएगा, 4 बार भाटा आता है, जो कि विश्व का यह अनोखा परिदृश्य है। यहां पे साउथहैम्पटन में, याद रखिएगा। दीर्घ ज्वार में सूर्य का प्रभाव कम दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी से अधिक दूरी पर होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की निकटता का प्रभाव ज्वार के ऊंचाई पर स्पष्ट दिखाई देता है। तो जो सूर्य है पृथ्वी से काफी दूरी पर है, तो दीर्घ ज्वार में सूर्य का प्रभाव कम दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी से काफी नजदीकी पर है, निकट है, या निकटता के स्थिति को दर्शाता है। तो इसका जो ज्वार की ऊंचाई होती है, यहाँ पे आपको स्पष्ट देखने को मिल जाएगा कि अंतर कितना है। ऊंचाई के अनुसार, दूरी के अनुसार कह सकते हैं कि चीजें परिवर्तन होती रहती है। देखिए, अगर बात करें तो याद रखिएगा, नेक्स्ट है उपभू एवं अपभू क्या है। उपभू और अपभू, जब पृथ्वी चंद्रमा से निकटतम स्थिति, जब पृथ्वी चंद्रमा से काफी नजदीक स्थिति को प्राप्त करती है तो क्या होता है, यानी पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की दूरी जब 3,56,000 किलोमीटर हो जाता है तो उसे चंद्रमा की उपभू स्थिति कहते हैं। उपभू यानी पृथ्वी चंद्रमा से जब निकटतम स्थिति पर आ जाती है तो इस घटना को उपभू कहते हैं। और इस स्थिति में चंद्रमा का
ज्वार उत्पादक बल सबसे ज्यादा होता है, यानी ज्वार उत्पादन करने की जो बल होती है, ज्वार उत्पादक जो बल होता है, फोर्स होता है, वो काफी ज्यादा होता है उपभू के दौरान, जिस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, जो कि सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचा होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पे, यानी पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र के बीच की दूरी आप देख सकते हैं 4,07,000 किलोमीटर पर होती है, यानी पृथ्वी चंद्रमा के बीच की दूरी काफी ज्यादा हो जाए तो इस स्थिति को अपभू कहते हैं। इस समय चंद्रमा का ज्वार उत्पादक जो बल होता है काफी कम होता है, न्यूनतम होता है, जिस कारण लघु ज्वार उत्पन्न होता है, जो कि सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है। जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा मिलकर समकोण की स्थिति बनाते हैं तो चंद्रमा व सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत, यानी समकोणीय स्थिति के कारण सूर्य और चंद्रमा महासागरीय जल को अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कार्य करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि निम्न ज्वार या लघु ज्वार का अनुभव किया जाता है। लघु ज्वार में महासागरीय जल का उतार चढ़ाव कम होता है। ऐसी स्थिति कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी स्थिति को तिथि को इस स्थिति को देखी जा सकती है। लघु और निम्न ज्वार की जो उत्पत्ति है कैसे होती है, तो याद रखिएगा इसके कारण है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की जो लंबवत स्थिति है, इस कारण, यानी जब ये सन है, इधर पृथ्वी है, इधर मान लीजिए ये चंद्रमा है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल आप देख सकते हैं, और ये सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणामी बल और यह है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणामी बल। तो आप देख सकते हैं सप्तमी या अष्टमी, पृथ्वी पर चंद्रमा के सम्मुख स्थित भाग पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार आता है, किंतु इसी समय पृथ्वी पर चंद्राभिमुखी भाग पर ज्वार आता है। इसका कारण पृथ्वी के घूर्णन को संतुलित करने के लिए अपकेंद्रीय बल का शक्तिशाली होना है। देखिए, एक ही स्थान पर जब एक ज्वार और एक भाटा आता है तब इसे दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। इन ज्वारों में 24 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण व अपकेंद्रीय बलों के कारण उत्पन्न ज्वार भाटा। देखिए, गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बलों के प्रभाव के कारण प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के पश्चात ज्वार आना चाहिए, लेकिन यह प्रतिदिन लगभग 26 मिनट के देरी से आता है। इसका कारण है चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील होना। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पे आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान का एरिया है, ये राजस्थान का एरिया है, इधर महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, ये कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पे ओखा तट है। ठीक है, और यहां पर आपको मालूम है, अगर बात करें तो सेम चीजें हैं। यहां पर ओखा तट पर भारत का सबसे ऊंचा ज्वार 2.7 मीटर के ऊंचाई पर आता है। ये खंभात की खाड़ी है, और वही चीज यहां पे भी दिया गया है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद अगर बात करें, यहां पर देखिए यहां पे दिन में 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आते हैं, जो कि विश्व का यह अनोखा दृश्य है। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट देखिए, जब एक ही स्थान पर 2 बार ज्वार आते हैं और जब एक ज्वार दूसरे ज्वार के मध्य या बीच 12 घंटे 26 मिनट का अंतर रहता है तो इसे अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। अर्ध दैनिक ज्वार तथा भाटा में ऊंचाई तथा गहराई समान रहती है। ज्वार भाटों का अंतराल एवं ऊंचाइयां, इसके बारे में, इनमें कैसे अंतर और इन दोनों की मतलब ज्वार भाटों में जो ऊंचाइयां होती है कैसे भिन्न होती हैं। तो देखिए, कनाडा के न्यू ब्रुंसविक तथा नोवास्कोसिया के बीच स्थित फंडी के खाड़ी में ज्वार की ऊंचाई सबसे ज्यादा 15 से 18 मीटर की होती है, जबकि भारत के ओखा तट पर ज्वार की ऊंचाई मात्र 2.7 मीटर होती है। 2.7। अर्ध दैनिक ज्वार में असमानता को प्रकट करने की स्थिति को मिश्रित ज्वार भट्टा कहते हैं। मिश्रित ज्वार भट्टा में दोनों ज्वार और दोनों भाटा के बीच अत्यधिक अंतर पाया जाता है। इंग्लैंड के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतरालों पर वहां पहुंचते हैं। नदियों को बड़े जलयानों के लिए नौ संचालन योग्य बनाने में ज्वार सहायक होते हैं। टेम्स और हुगली नदियों में प्रवेश करने वाली ज्वारीय धाराओं के कारण ही क्रमशः लंदन और कोलकाता महत्वपूर्ण पतन बन सके हैं। नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद भाटा के साथ बहकर समुद्र में चले जाते हैं। इस प्रकार डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया है, इसमें बाधा पहुंचती है। जल विद्युत के उत्पादन के लिए भी ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। फ्रांस और जापान में ज्वारीय ऊर्जा पर आधारित कुछ विद्युत
कुछ विद्युत केंद्र जो है विकसित किए गए हैं। भारत में खंभात के खाड़ी और कच्छ के खाड़ी में इसके विकास की जो है अच्छी संभावना को देखा जा रहा है। ज्वार भाटा के उत्पत्ति से संबंधित जो संकल्पनाएं हैं इसके बारे में अगर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत जो है किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत 1687 में न्यूटन के द्वारा दिया गया था। गतिक सिद्धांत 1755 में लाप्लासा के द्वारा दिया गया था। गतिक सिद्धांत 1755 में लाप्लासा के द्वारा दिया गया था। प्रगामी तरंग सिद्धांत 1833 में डब्ल्यू वेबल के द्वारा दिया गया था। प्रगामी तरंग सिद्धांत 1833 में किसके द्वारा दिया गया? तो डब्ल्यू वेबल के द्वारा। नह सिद्धांत यरी के द्वारा दिया गया और स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैरिस के द्वारा दिया गया। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में अगर बात करें तो पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को प्रकाश सूर्य से मिलता है। चाहे पृथ्वी हो चाहे चंद्रमा हो, इन दोनों को प्रकाश किससे मिलता है? तो सूर्य से मिलता है। पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी और क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी और जो चंद्रमा है इसके घूर्णन गति दोनों की जो है समान है, इसीलिए चंद्रमा का एक ही भाग पृथ्वी से दिखाई देता है। यहां पे आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों को समझ सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा इस व्यू को मिनिमाइज कर देता हूं ताकि आप चीजों को क्लियर कर पाए। देखिए, अगर ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य और यहां पे चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच सूर्य ग्रहण की जो संकल्पना है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाएगा। तो चंद्रमा जब पृथ्वी के और सूर्य के बीच में आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है। इस स्थिति को जो है क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? चंद्र ग्रहण में होता है कि चंद्रमा पर जो प्रकाश है वो नहीं पड़ेगा, यानी इसमें क्या हो जाएगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा। पृथ्वी जो है सूर्य के प्रकाश को अपने ऊपर ले लेगा और ये जो है काला क्षेत्र हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा, और इस घटना को जो है क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। देखिए, पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार या पूर्णिमा को, फुल मून को दिखाई देता है। इसी प्रकार एक महीने में एक बार चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है। जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तो इसे न्यू मून कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को युति, वियुति या सिजगी कहते हैं, जिसमें युति सूर्य ग्रहण के स्थिति में और वियुति चंद्र ग्रहण की स्थिति में बनते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। पृथ्वी की छाया के कारण जो है उस पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब उत्पन्न होती है या तब बनती है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़कर चंद्रमा पर परछाई पड़े। इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। यह हमेशा अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होती है वहीं दूर चंद्रमा की छाया पड़ जाती है, और साथ ही याद रखिएगा, अगर बात करें तो साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद के तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता है, बल्कि यह केवल सीमित भूक्षेत्रों में ही दिखाई देता है। और प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना चाहिए लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री का जो झुकाव पर झुका हुआ है। जब चंद्रमा और पृथ्वी एक ही केंद्र पर परिक्रमण पथ में पहुंचते हैं तो उस समय चंद्रमा अपने अक्षीय झुकाव के कारण थोड़ा आगे निकल जाता है। इसी कारण प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या की स्थिति में ग्रहण जो है नहीं लगता है। एक वर्ष में अत्यधिक अगर बात करें तो एक साल में अत्यधिक 7 चंद्र ग्रहण और 7 सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कभी कभी सूर्य कह सकते हैं कि पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है, परंतु पूर्ण चंद्र ग्रहण प्रायः नहीं देखा जाता क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के आकार में अंतर होता है। 22 जुलाई 2009 को 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया। सूर्य ग्रहण के समय बड़ी मात्रा में पराबैंगनी अल्ट्रा वायलेट रे उत्सर्जित होती हैं, इसीलिए नग्न आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है, इसके समय सूर्य के परिधि क्षेत्र या चारों ओर
हीरक वलय की स्थिति बनती है, डायमंड रिंग की स्थिति बनती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद हीरक वलय का दृश्य जो है दिखाई देता है। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता। कितने मिनट से अधिक नहीं हो सकता है? 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अक्षांश, देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा और समय के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।